हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके खूब जोश से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी के बैच में या आने वाले एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हम लोग कुछ संगठनों के बारे में पढ़ रहे थे और उन संगठनों में कुछ की चर्चा हम लोग कर चुके, जिसमें आपका यूएनओ हो चुका था, आपका समझौता आसियान हो चुका है और आपका एक हो चुका है ओपेक। तो उसी क्रम में दोस्तों, आज हम लोग अपने नेक्स्ट संगठन की ओर चलते हैं, जो हमारा पड़ोसी संगठन है और हमारे साथ में अच्छे संबंधों के साथ या अच्छी बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, हमारे साथ अच्छे आपके सांस्कृतिक संबंध हैं। तो आगे हम लोग भैया शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट संगठन को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम होता है आपके यहाँ दोस्तों क्या, जिसका नाम होता है आपके यहाँ आसियान। कौन सा दोस्तों? तो नाम होता है आपके यहाँ आसियान। आसियान बोले तो आपके यहाँ कहा था भैया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है भैया, मतलब आपके यहाँ जो है कौन सी भैया, तो आपके दक्षिण पूर्वी, कौन से, तो आपके दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उन देशों का एक अपना अलग से संगठन है और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसी को हम लोग जानते हैं भैया आसियान। तो आइए समझते हैं हम लोग कि आसियान की पृष्ठभूमि कैसे बनी, आसियान हमारा अस्तित्व में कैसे आया, आसियान हमारा आज क्या कर रहा है, कहाँ तक उसने डेवलपमेंट किया है, कहाँ तक डेवलपमेंट करना बाकी है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक शॉर्ट वीडियो, मतलब बहुत लंबी वीडियो आपकी नहीं होगी, एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम आसियान के बारे में समझ चीज़ों को समझेंगे, उसकी कार्यशैली के बारे में समझेंगे, जहाँ से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी आपके यहाँ अगर आपको याद होगा, आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे भैया कौन सा, यूपीपी का एग्जाम, तो उस एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आए थे। आपको बताएंगे भी कौन सा क्वेश्चन आपको यूपीपी में दिखा भी था। और यूपीपी में ही नहीं, आपको आने वाले एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखाई देते हैं। यूपीपी में आपको कौन सा क्वेश्चन था वो आपको अभी हम लिखेंगे भैया बोर्ड पे और आपको बताएंगे भी। तो हम लोग भैया शुरू करते हैं यहाँ पर कौन सा, तो हमारा एक संगठन होता है हमारा कौन सा भैया, तो हमारा संगठन होता है हमारा कौन सा, आसियान। आसियान, ठीक भैया। अब आसियान की आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आसियान की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो आसियान का फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएशन ऑफ, क्या भैया, ए से एसोसिएशन, यस से क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ, साउथ, ई से क्या होगा, ईस्ट, साउथ ईस्ट, ए से क्या होगा, एशियन, एशियन मतलब एशिया महाद्वीप, एन से क्या होगा दोस्तों, तो एन से होगा आपका नेशंस। तो आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब भैया आपके एशिया के कौन से देश, एशिया के कौन से देश, तो आपके साउथ ईस्ट मतलब आपके दक्षिण पूर्वी, मतलब आपके यहाँ जो दक्षिण पूर्वी देश हैं, इन दक्षिण पूर्वी देशों का एक अपना संगठन है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो हम लोग कहते हैं आसियान। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है भैया, जैसा कि हम लोग पिछली अपनी क्लासेस में या पिछले अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम लोग चर्चा किए हैं, भैया किसी भी संगठन की स्थापना के लिए या कोई भी संगठन अगर आपका स्थापित होता है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर इस संगठन की हमें संगठन की स्थापना करने के लिए हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों? क्योंकि भैया देखिए, कोई भी चीज़ की अगर हमें, किसी भी चीज़ की अगर हम स्थापना करें, कोई दुकान अगर हम खोल रहे हैं, कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमें उस चीज़ की आवश्यकता होती है, तभी हम वो चीज़ें चालू करते हैं। तो उसी तरीके से आपके यहाँ भैया क्या करते हैं, तो हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले किसकी भैया, तो हम लोग चर्चा करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, किस प्रकार से आपके यहाँ आसियान की स्थापना की गई, आसियान की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि आपके यहाँ जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों में, ज़्यादा से ज़्यादा संगठनों में आपके यहाँ स्थापना करने का एक टारगेट होगा आपको, या तो प्रथम विश्व युद्ध या तो द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कोई भी संगठन आपके यहाँ निर्माण कार्य के लिए किए जाएंगे, व्यापारिक संगठनों के लिए किए जाएंगे, आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए किए जाएंगे, सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार के लिए किए जाएंगे, सामाजिक स्थितियों में सुधार के लिए किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां गड़बड़ हुई हैं, तो उसमें सुधार करने के लिए आपके यहाँ इसकी स्थापना की गई है। तो हम लोग आते हैं कहाँ पे दोस्तों, तो हम लोग आते हैं अपने सेकेंड वर्ल्ड वार पे। कहाँ पे दोस्तों, तो शुरुआत होती है आपके यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार की, और सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरुआत होता है आपके यहाँ 1939 से। कब से दोस्तों, तो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था, जब आपके यहाँ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिरा दिया गया अमेरिका के द्वारा। उसके बाद आपके यहाँ विश्व युद्ध समाप्त हुआ।
अब विश्व युद्ध आपके समाप्त हो गए, विश्व युद्ध आपके विश्व स्तर पे लड़े गए, और उन विश्व युद्धों का असर ये हुआ कि भैया कि जहाँ जहाँ आपके यहाँ ये आपके यूरोपीय कंट्रियों के उपनिवेश थे, उन क्षेत्रों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और जिसके अंतर्गत आपके कौन से दोस्तों, तो आपके ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भी आपके क्या हुए भैया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भी आपके शिकार हुए। मतलब देखा क्या गया भैया कि जब यहाँ पे आपके आसियान की स्थापना किए, तो आसियान की स्थापना के पहले जिस प्रकार हमारा भारत किसका, ब्रिटिशों का उपनिवेश था, या जिस प्रकार हमारा भारत ब्रिटिशों का गुलाम था, या हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की कंपनियां व्यापार करने आई, ऐसे ही आपके यहाँ स्पेनिश कंपनी, डच कंपनी, डेनमार्क कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, ये सब भैया केवल भारत में अपना उपनिवेश नहीं बनाए थे, बल्कि भारत के साथ साथ अपने और भी जो इर्द गिर्द के क्षेत्र थे, प्रशांत महासागर के क्षेत्र, हिंद महासागर के क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में इनका बहुत बड़े स्तर पे उपनिवेश था। और उसी के मद्देनजर इनका उपनिवेश आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी इन देशों के उपनिवेश थे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ संस्था स्थापित होते यूएनओ, तो यूएनओ की स्थापना के बाद देखा जाता है कि भैया यूएनओ में एक आपका संगठन स्थापित होता है, न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप। और उसका कार्य क्या होता है भैया, तो उसका कार्य ये होता है कि आपके यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने यहाँ जो भी देश हैं, जो भी गरीब देश हैं, उनके यहाँ से जो उपनिवेश थे, जो उनको गुलाम बनाए थे, उनको वहाँ से हटाना, मतलब आपके यहाँ देशों को स्वतंत्र करना, यही उसका मेन टारगेट था। तो 1945 के बाद देखा गया भैया कि आपके वैश्विक स्तर पे बहुत सारे देश आपके एक साथ आज़ाद होने लगे, जिसमें आपका भारत भी था। 1945 के बाद 47 में हम लोग भी आज़ाद हुए हैं, ठीक भैया। अपना पड़ोसी चाइना था, और साथ साथ आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश थे। तो जब इनको आज़ाद किया गया, तो भैया कहीं से ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि अगर किसी देश का उपनिवेश अगर किसी देश पे रहा है, या आप हमारे भारत को ही आप एग्जाम्पल मिल लो भैया, हमारा भारत जिस कंडीशन में हमें ब्रिटिश छोड़ के गए थे, उस कंडीशन उस दौरान ये थी भैया कि हमारे पास अपने पास खाने के कोई साधन नहीं थे। हमारे यहाँ रोजगार की बात छोड़िए, आप व्यापार की बात छोड़िए, हमारे यहाँ लोग भूखे मरने को तैयार थे। मतलब ये था भैया कि व्यक्तियों के पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्थाएं नहीं थी। ब्रिटिश हमें इस हद तक पंगु बना चुके थे, ब्रिटिश हमें इस हद तक कमजोर बना चुके थे। तो यही स्थितियां भैया इनकी भी थी, ये आपके दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की। अब दक्षिण पूर्वी एशिया देशों को अपना सुधार करना था, अपने यहाँ आर्थिक विकास करना था, अपने यहाँ सामाजिक विकास करना था, या अपने साथ साथ अपने जितने भी समूह थे आसपास के देश, सबका विकास करना था। तो उसके लिए उन्होंने सोचा भैया कि यार एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा कोई संगठन करते हैं, एक संगठन स्थापित करते हैं, जिससे कि हम लोग एक मंच पे एकत्रित हो सकें, और एक मंच पे एकत्रित हो करके हम लोग भैया एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बन सकें। और अगर किसी के पास कोई व्यवस्थाएं, मतलब भैया आज आपके पास खाने की व्यवस्था है तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, कल हमारे पास होगा तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, परसों को थर्ड पर्सन के पास होगा तो हमारा सपोर्ट करेगा। इस तरीके से भैया कि हमारा पड़ोसी अगर खुशी होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम भी खुशी होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आपके यहाँ आसियान की स्थापना की गई। अब सबसे पहले भैया यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आसियान की पृष्ठभूमि, तो आपसे होता है भैया द्वितीय विश्व युद्ध उसकी पृष्ठभूमि बनता है कि उसी के बाद देशों को आज़ाद करने की प्रक्रियाएं शुरू हुई, या उपनिवेशक देश आपके जो थे वो सब हटे यहाँ से, और ये देश आपके स्वतंत्र हुए। अब स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ, तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा आसियान। सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन देखते हैं भैया। तो लोकेशन आपके सामने 2 मैप खुले हुए हैं, आपके सामने भैया 2 मैप खुले हुए हैं। दोनों में हम लोग पहले एक मैप को हटाते हैं, और हम लोग यहाँ पे केवल एक मैप को देखेंगे। किसको देखेंगे भैया, तो एक मैप को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इन देशों की लोकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भैया ये आपका मैप हुआ, कौन सा, ये आपका मैप है, और संभवतः मैप आपको खूब अच्छे से दिख भी रहा होगा भैया, थोड़ा सा कलरफुल नहीं है, आपका आउटलाइन का मैप है। तो भैया देखिए, ये आपका पूरा का पूरा जो हमारी कंट्री है, ये कंट्री हमारी कौन सी है या कौन सा महाद्वीप है, तो ये हमारा होता है भैया एशिया महाद्वीप। कौन सा दोस्तों, तो हमारा एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में हमें एक देश दिख रहा होगा, हमारा प्यारा भारत देश। कहाँ है भैया, ये है हमारा प्यारा भारत देश, जिसकी लोकेशन, जिसकी इमेजिंग आपको सबसे अद्भुत दिखती भी है। ये है भैया हमारा भारत देश, ठीक, यहाँ से ऐसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तरफ यहाँ तक, ये पूरी ऐसे सीमा हमारी लगती है भैया किसकी, ये है हमारे भारत देश। और जब आप देखोगे भैया तो ये हमारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो हमारे देश हैं, ये हमारे कौन से देश हैं भैया, तो ये हमारे देश होते हैं मध्य एशिया के देश। कौन से देश दोस्तों, मध्य एशिया के देश।
ये जो हमारा साउथ कोरिया होता है, जापान होता है, ताइवान होता है, ये सारे देश हमारे कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये देश हमारे होते हैं पूर्वी एशिया के देश। और जो हम इधर आ जाते हैं भैया, बहरीन हमारा, कतर हमारा, यूएई हमारा, सऊदी अरबिया हमारा, ओमान हमारा जॉर्डन हमारा, ये सारे देश हमारे कौन से होते हैं? तो ये देश हमारे होते हैं दोस्तों पश्चिम एशिया के देश। और ये जो हमारा भारत होता है, जिसमें हम लोग सार्कों को पढ़े हैं, दक्षिण एशिया के देशों को पढ़े हैं, जिसमें हमने आपको बताया था भैया, पाकिस्तान आपको पढ़ाए थे, अफगानिस्तान आपको पढ़ाए थे, भारत आपको पढ़ाए थे, नेपाल आपको पढ़ाए थे, भूटान आपको पढ़ाए थे, बांग्लादेश आपको पढ़ाए थे, श्रीलंका आपको बताए थे, और मालदीव आपको बताए थे। ये आपके हम लोग सार्क के बारे में पढ़े थे। और इसी के जस्ट आगे भैया, तो ये आपका इंडिया कौन सा होता है भैया? तो ये आपके यहाँ दक्षिण एशिया का देश होता है। ये सब आपके दक्षिण एशिया है। और ये तो देखिए भैया, हम लोग ऐसे एक मैप खींचते हैं, ऐसी एक हम लोग ड्राइंग जब बनाते हैं तो आपको दिखता है ये हमारा पूर्वी, रीजनिंग वाले सर आपको खूब अच्छे से बताए होंगे कि ये हमारा पूर्व होता है भैया, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, ठीक। और जब एक तरफ पूर्व एक तरफ दक्षिण, तो ये मध्य वाली दिशा हमारी कौन सी होगी दोस्तों? तो ये दिशा हमारी होगी दक्षिण पूर्व होगी, या इसी को हम लोग पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं, चाहे जो भी आप कहें, चाहे इसको पहले करो चाहे इसको। तो वही आपको बताया भैया, कौन सा? आसियान, ASEAN। यहाँ पे आपको दिखा हो क्या भैया? साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व देशों का, तो भैया जिनके बारे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो हमारे यहाँ वाले देश हैं। कौन से भैया? इंडिया के दक्षिण पूर्व दिशा में, एशिया के दक्षिण पूर्व दिशा में आपका एक संगठन स्थापित है, कौन सा? आसियान। तो ये भैया आपकी एग्जैक्ट लोकेशन हो जाती है किसकी? हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की या हमारे आसियान देशों की। अब आते हैं हम लोग कि भैया इसमें आपके कौन कौन से देश आपके शामिल हैं, उन देशों की हम लोग लोकेशन यहाँ समझ लेते हैं। ये आपके सामने दूसरा मैप अब आपको दिख रहा होगा, ठीक भैया, ये आपको दूसरा मैप दिख रहा होगा। और भैया पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो को आपके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स में खूब अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए भैया, अब यहाँ पे आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके यहाँ भैया आसियान में कितने देश हैं? तो अगर अभी वर्तमान में पूछता है 2024 के अकॉर्डिंग, तो आपके भैया अभी 11 देश हो चुके हैं। इसके पहले अभी कितने थे? तो आपके 10 देश थे। और यहाँ पे संभवतः आपको मैप में 10 देश आपको दिख भी रहे होंगे। कौन कौन सा भैया? सबसे पहला हमारा होता है ये, कौन सा? म्यांमार देश। म्यांमार के बाद दूसरा हमारा होता है भैया कौन सा? लाओस देश। तीसरा हमारा होता है यहाँ पे थाईलैंड देश। चौथा हमारा होता है कंबोडिया। पांचवा हमारा होता है कौन सा? वियतनाम। छठा हमारा होता है कौन सा भैया? यहीं पे आपका है, वो लिखा हुआ नहीं है, कौन सा? तो आपका ये होता है सिंगापुर। वो सॉरी लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये है भैया कौन सा? ये आपका है सिंगापुर। तो 5 के बाद 6 आपका सिंगापुर। सातवां आपका होता है भैया कौन सा? ये आपको दिख रहा है मलेशिया देश, ठीक है। मलेशिया के बाद भी 8वां आपका होता है भैया कौन सा? ब्रुनेई देश। 9वां आपका होता है कौन सा? फिलीपींस आपका होता है। और 10वां आपका होता है कौन सा? इंडोनेशिया। ये आपके 10 देश हो जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कंबोडिया में एक शिखर सम्मेलन हुआ था आपके आसियान का, वहीं पे कब? 2022 में। कंबोडिया में कब हुआ था भैया शिखर सम्मेलन? तो आपसे क्वेश्चन पूछे कंबोडिया, तो कंबोडिया में हुआ था सन 2022 में। और वहीं पे प्रस्ताव दिया था आपके, एक देश होता है, कौन सा देश? तो वो होता है आपके यहाँ पूर्वी तिमोर। कौन सा देश? पूर्वी तिमोर देश, या इसी को हम लोग तिमोर लेस्ते भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तिमोर लेस्ते या तिमोर लेस्ते। किस महाद्वीप का देश है भैया? तो आपके ओशिनिया महाद्वीप का देश है। और ये आपका, ये आपको देश दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला आपका यहाँ पे एक देश दिख रहा है, ये आपका कौन सा देश होता है भैया? तो ये आपका देश होता है तिमोर। क्योंकि हम लोग आसियान का मैप लिए हैं, तो आसियान का जो पुराना मैप था भैया उसमें आपके 10 देश हैं, तो 11वां देश आपका नहीं है। और ये हमारा 11वां देश है, भी हाल ही में मंजूरी दे दिए हैं 10 देश। और ये कब से? तो आपके यहाँ सन 2023 है, नवंबर 2023 से ये आपका आसियान का कौन सा भैया? तो आसियान का आपका 11वां देश बना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में 10 रहता है तब भी सही है, ऑप्शन में 11 रहता है तब भी सही है। वर्तमान में पूछेगा तो 11 बताएगा, और पीछे का पूछेगा तो आपको 10 बताएगा। तो ये आपके यहाँ सदस्य संख्या हो जाती है। इसके बाद आपके यहाँ दूसरे क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं भैया? तो दूसरा क्वेश्चन या और अन्य क्वेश्चन क्या? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है भैया किससे? तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। कब होती है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 ईस्वी को।
ठीक है। और स्थापना इसकी जो की जाती है भैया, एक घोषणा पत्र आपका आता है कहाँ पे, बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है कहाँ पे भैया, तो एक आपके यहाँ बैंकॉक घोषणा पत्र होता है, बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद, हस्ताक्षर के बाद क्या होती है भैया, स्थापना की जाती है, के बाद स्थापना की जाती है। ठीक। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछता है दोस्तों कि स्थापना के समय संस्थापक देश कितने थे। आपको अभी हमें प्रैक्टिस सेशन भी करा रहे हैं हम लोगों को, जो एसएससी वाला, उसमें आपको दिन हम संभवतः एक क्वेश्चन मिला भी था भैया कि आपके यहाँ से क्या पूछता है कि आपके संस्थापक देश पूछता है। संस्थापक देश का मतलब क्या होता है भैया, कुल देश का मतलब। तो संस्थापक देश का मतलब होता है जब इस संगठन की स्थापना की गई उस समय इसमें कितने देश शामिल थे, और बाद में वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं। तो संस्थापक देशों में आपके कौन कौन से देश होते हैं भैया, तो संस्थापक देशों में हम लोग लिख लेते हैं भैया, एक आपका होता है कौन सा, एक आपका होता है थाईलैंड, कौन सा, थाईलैंड देश। दूसरा आपके यहाँ होता है दोस्तों कौन सा, सिंगापुर देश, थाईलैंड, सिंगापुर। तीसरा आपके यहाँ होता है कौन सा, इंडोनेशिया, कौन सा दोस्तों, इंडोनेशिया। चौथा हमारे यहाँ होता है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और एक लास्ट होता है हमारा कौन सा, ये हमारा होता है दोस्तों फिलीपींस। कौन सा होता है, तो हमारा होता है फिलीपींस। तो आपके थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कितने देश दोस्तों, तो ये हमारे होते हैं 5 देश। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे स्थापना के समय, तो आपके 5 देश हस्ताक्षर किए थे। अभी वर्तमान में कितने देश हैं भैया, 11 देश हैं। 5 के बाद कितने शामिल हुए, तो आपके 6 शामिल हुए, उसके बाद आपके 5, फिर आपके यहाँ 6, एक और शामिल हो गया, कौन सा, पूर्वी तिमोर। राजधानी क्या है, दिल्ली है। क्या राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली नहीं दिल्ली। ठीक भैया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुल सदस्य, कुल सदस्य। तो 5 सदस्य ये हो जाते हैं भैया, 5 सदस्य कौन से हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 आपके कौन से, संस्थापक सदस्य, 5 आपके संस्थापक। और इसके बाद आपके 5 और होते हैं, कौन कौन सा होता है 5, इसके बाद एक आपका बचता है दोस्तों कौन सा, म्यांमार देश बचता है। म्यांमार के बाद एक आपका बचता है कौन सा, लाओस आपका बचता है। लाओस के बाद आपका बचता है कौन सा, वियतनाम बचता है। वियतनाम के बाद आपका कौन सा बचता है, वियतनाम के बाद आपका बचता है कंबोडिया। कितने हो गए, तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, और एक आपका होता है दोस्तों कौन सा, तो आपका ब्रुनेई देश। कौन सा, ब्रुनेई देश। और इसी के साथ एक आपका जो लास्ट है वो क्या लिखेंगे भैया, तो उसे हम लोग कह सकते हैं पूर्वी तिमोर। क्या होता है, पूर्वी तिमोर या तिमोर लेस्ते। और ये आपका कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका 11वां है, जो कब, सन 2023 में इसे मंजूरी मिली। आपके यहाँ 22 में इसने अपना प्रस्ताव पेश किया था, कहाँ पे, कंबोडिया में। ठीक। तो ये आपके यहाँ भैया 10 देश, कौन सा संस्थापक, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। क्या है दोस्तों, तो थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। उसके बाद म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और ब्रुनेई। ठीक है। तो ये आपके प्रमुख रूप से यहाँ पे कितने भैया, 10 देश होते हैं। तो स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद संस्थापक देश 5, बाद में 5 शामिल होते हैं। फिर अभी हाल ही में शामिल हुआ आपका कौन सा, पूर्वी तिमोर आपका भी हाल ही में शामिल हुआ है। चले आगे, चलिए दोस्तों, इसके बाद आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यह आपके यहाँ पूछा है दोस्तों, इसका मुख्यालय। और मुख्यालय कहाँ होता है, तो मुख्यालय आपका है जकार्ता। किसकी राजधानी शहर है भैया, तो ये आपका है इंडोनेशिया की राजधानी शहर है। इसके बाद आपके यहाँ इसके अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसके अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके आपके यहाँ काओ किम हॉर्न होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, तो आपके यहाँ होते हैं काओ किम हॉर्न, ये आपके होते हैं। फिर आपके क्वेश्चन पूछता है भैया कि इसकी 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, 2024 की अध्यक्षता। 2024 की अध्यक्षता आपका कौन सा देश कर रहा है भैया, तो आप कर रहा है लाओस देश। कौन सा, लाओस देश कर रहा है। ये आपके इससे जो आपके ऑनलाइनर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों,
अब जैसे ही इस संगठन की स्थापना हुई तो संगठन के सामने बहुत सारे आपके कह सकते हो आपकी चुनौतियां थी। जैसे भैया कि अभी हाल ही में सारे देश आपके आज़ाद हुए हैं और देशों के पास एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसी समय आपके यहाँ शीत युद्ध भी शुरू हो गए और शीत युद्ध में एक तरफ आपका यूएसए, एक तरफ आपका रसिया या यूएसएसआर, इन दोनों में या इन सभी देशों के पास एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये यूएसए की तरफ जाएं या यूएसएसआर की तरफ जाएं। और एक तरफ भैया गरीबी को भी बुरी तरीके से झेल रहे हैं। तो इन सब से निपटते हुए इन्होंने अपने कार्य को शुरू किया और शुरू करने के बाद भैया इन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए और काफ़ी सारे कार्यों में आपके यहाँ क्या पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जाता है भैया, इसके द्वारा प्रमुख कार्य कौन कौन से किए जाते हैं या प्रमुख कार्य कौन कौन से थे जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला प्रमुख कार्य था भैया इसका कि अपने यहाँ से क्या करना, अपना आर्थिक विकास करना। सबसे प्रमुख कार्य इसका क्या होता है, सबसे प्रमुख कार्य होता है भैया कि आर्थिक विकास करना। किसका आर्थिक विकास करना, तो आपके सदस्यों का आर्थिक विकास करना। दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो दूसरा इसका कार्य था कि अपने देश से गरीबी को दूर करना। किसको दूर करना, तो आपके यहाँ गरीबी को दूर करना। रीजन क्या था भैया कि यहाँ पे आपके यहाँ उपनिवेश आपके विदेशियों के थे, आपके यहाँ यूरोपियों के थे। जैसे हो गए तो इनको पूरी तरीके से स्थितियाँ इनकी खराब करके गए थे। गरीबी अपना पैर पसारे टहल रही थी भैया कि आप बढ़िया से एकदम पूरी तरीके से आपके यहाँ गरीबी की स्थितियाँ बहुत बुरी थी कि आपके यहाँ गरीबी के हालात इतने थे कि लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। तीसरा इनके पास था भैया कि इनको अपना क्या विस्तार करना है, तो इनको अपना सामाजिक विकास करना है। सामाजिक व और कौन सा विकास करना है भैया, इनको अपना समाज के साथ साथ अपना सांस्कृतिक विकास भी करना था। अगला कार्य इनका क्या था, तो इनका समाज के साथ साथ अपना सांस्कृतिक विकास भी करना था। अब सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, इसमें यह देखा जाता है कि इनके सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं लगभग हमसे मैच खाती हैं क्योंकि हमारे आसपास के देश हैं, पड़ोसी हैं हमारे। और क्या था भैया, इसका एक था अपने यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपके यहाँ भैया कि क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना क्योंकि इनके बगल भैया प्रशांत महासागर के साथ सीमा में बैठा हुआ है आपका पड़ोसी देश चाइना, जो आपके यहाँ विस्तारवादी नीतियों के लिए जाना ही जाता है, उससे भी बचना है। तो इन सभी कार्यों के साथ में लोग भैया अपने कार्यों को निरंतर करते हुए ये संगठन आपका आगे बढ़ रहा था या आगे बढ़ता रहा। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा था भैया, संगठन हमारे भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है या भारत में हम लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो भैया वो समय आता है आपके यहाँ कब का, तो समय कुछ डेट आपको याद करनी होगी, जिसमें आपको डेट याद करनी होती है भैया कौन सा, तो आपके यहाँ 1991 का दशक। और यह वह दशक होता है जब आपके यहाँ विश्व स्तर पे यूएसएसआर का क्या होता है भैया, यूएसएसआर का विघटन होता है। मतलब जो आपके सोवियत संघ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ से आपके विभिन्न देश आपके अलग हो गए, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन वगैरह ये सारे देश आपके अलग हो जाते हैं। और इसी समय भैया आपके यहाँ विश्व स्तर पे स्थितियाँ इतनी खराब थी 1911 में कि भारत में आपके कैसे हालात बन गए थे, भारत में आपके वित्तीय आपात जैसे हालात बन गए थे जो कभी नहीं लगे थे लेकिन लगा था कि लग जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ की जीडीपी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, हमारी स्थितियाँ बहुत खराब थी, आर्थिक स्थितियों में हम लोग एकदम डूब चुके थे। और इस समय आपके यहाँ होते हैं कौन देश के भैया, आपके प्रधानमंत्री तो होते हैं वो पीवी नरसिम्हा राव। कौन होते हैं दोस्तों, तो होते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है और इनके होते हैं उस दौरान आपके वित्त मंत्री जो आपके एक अच्छे खासे अर्थशास्त्री माने जाते हैं भैया। नाम क्या होता है, तो नाम होता है मनमोहन सिंह। क्या नाम होता है इनका, तो इनका नाम होता है मनमोहन सिंह। और इसी दौरान भैया 1991 के दशक में हमारे देश के द्वारा किससे, आईएमएफ से क्या लिया गया, आईएमएफ से कर्ज लिया गया। और आईएमएफ ने कर्ज के साथ साथ हमें 3 व्यवस्थाएं दी थी। कौन सी भैया, तो एक था हमारा उदारीकरण, एक था हमारा वैश्वीकरण और एक था हमारा कौन सा, निजीकरण। निजीकरण इसमें क्या थी भैया व्यवस्था, इसे उदारीकरण क्या था कि भैया हमारे यहाँ इतनी इतनी गड़बड़ व्यवस्थाएं थी हमारे भारत में कि 1991 के पहले हमारे देश में कोई भी विदेशी कंपनियां आके व्यापार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको लाइसेंस इतना मुश्किल के साथ मिलते थे या लाइसेंस के लिए उनको बहुत लंबा समय व्यतीत करना पड़ा। तो कोई भी कंपनियां यहाँ पे आके व्यापार नहीं करना चाहती कि यार जहाँ पे लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है तो वहाँ व्यापार कितना अच्छे से होगा।
तो आपके यहाँ IMF ने कहा भैया कि आप लोग एक काम कीजिए कि अपने यहाँ उदारीकरण की नीतियां अपनाइए, अपने यहाँ लाइसेंसों में थोड़ा सा उदारीकरण लाइए, थोड़ी सी आपके यहाँ नरमी बरतिए, जिससे कि विदेशी कंपनियां आपके यहाँ आ सकें और आपके GDP में एक बड़ा योगदान दे सकें। वैश्वीकरण क्या भैया, इन्होंने कहा कि आप अपने देश की कंपनियों को बाहर भी भेजिए कि वो कंपनियां बाहर जाके व्यापार कर सके और वहां जो पैसा कमा के लाएंगे वो आपके देश की GDP में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। निजीकरण क्या, इन्होंने कहा भैया कि आपके देश में सारी व्यवस्थाएं आप गवर्नमेंट ही क्यों चला रहे हो, सरकारी क्यों चलाए, कुछ चीजों को आप जो आपकी बहुत जरूरी नहीं है, जो लोगों की पहुंच तक नहीं है, उन चीजों को आप क्या कर दो, उठा के उनका निजीकरण कर दो, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दो। और इसके ऊपर अभी आप देख रहे हो मोदी जी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं भैया, किसके ऊपर, तो आपके यहाँ निजीकरण के ऊपर। तो होता क्या दोस्तों, तो आपके यहाँ एक सरकार में जो होते हैं उस समय पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एक नीति लागू की गई थी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं भैया, जिससे हम लोग लुक ईस्ट नीति के नाम से जानते हैं। लुक ईस्ट नीति, या इसी को हम लोग कहते हैं पूर्व की ओर देखो नीति। कौन सा देश दोस्तों, पूर्व की ओर देखो नीति। और पूर्व की ओर देखो नीति से यह तात्पर्य था कि पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा यह व्यवस्था लाई गई थी भैया, किसके लिए, तो आपके दक्षिण पूर्वी देशों के लिए। किसके लिए, दक्षिण पूर्वी देशों के लिए, अर्थात आपके यहाँ किसके लिए, आसियान के लिए। आसियान के लिए कब लाई गई थी, 1991 में। इन्होंने कहा था भैया कि हमें अपने पूर्व या पूर्वी देशों और साथ में दक्षिण पूर्वी देशों के साथ में हमें अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाना है, और व्यापार संबंधों के साथ हमें अपना सांस्कृतिक विकास करना है, हमें अपना सामाजिक विकास करना है, और उनके साथ में मिल करके हमें आगे बहुत सारे कार्यों में या हमारे यहाँ बहुत सारी स्थितियों में सुधार आ सकता है अगर हम लोग इनके साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ा लें। यही क्वेश्चन आपके यहाँ भी पूछा गया था भैया, किस में, यूपी में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन, लुक ईस्ट नीति। कई बार आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। तो लुक ईस्ट नीति भैया आसियान देशों के साथ या आपके पूर्वी देशों के साथ में कौन से संबंध, तो आपके आर्थिक संबंधों को या आपके व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए आपके यहाँ कौन सी नीति लाई गई थी, लुक ईस्ट। कौन लाया था, तो आपके यहाँ लाए थे भैया पीवी नरसिम्हा राव। चला है क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपके यहाँ और पूछा जाता है, वह क्वेश्चन आपके यहाँ होता है आसियान शैली। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा भैया कि आसियान शैली क्या है। तो आसियान शैली क्या है भैया, तो जैसे आप लोग देखते हो कि हमारा भारत है और हमारे बगल में हमारा पड़ोसी है एक पाकिस्तान, हमारा भारत है, हमारे बगल में एक पड़ोसी है हमारा चाइना की, उनके साथ में हमारी स्थितियां हाई दिन भैया आपकी गड़बड़ी रहती हैं कि चाहे आपके सेना पे कोई ना कोई या आपकी सीमा पे कोई ना कोई तनाव आपका बना रहता है, या हमारे यहाँ भारत के अंदर कभी आपको आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं। तो इन सबको देखते हुए हमारे और उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वार्ता नहीं हो पाती है, और जब दो पक्षों के बीच में वार्ता नहीं होती है तो स्थितियां और बुरी होती जाती हैं। तो आपके यहाँ देखा जाता है भैया विश्व पटल पे आपके यहाँ आसियान जो आपके ये समूह हैं, इन समूहों के द्वारा ऐसी विवादा स्थितियां आपके यहाँ नहीं है, मतलब इनके साथ में क्षेत्रीय सुरक्षा जो है सब लोग मिल के भैया अपना करते हैं, सीमा का विवाद नहीं है किसी के साथ में, सबके साथ में आपके यहाँ स्थितियां अच्छी मतलब टकराव रहित हैं, या आप कह सकते हो कि सब लोग मिलजुल करके एक समरसता के साथ में रहते हैं। और इन्होंने विश्व पटल पे एक एग्जाम्पल पेश किया है कि भैया आप लोग आसियान शैली के अनुसार या हमारे अनुसार ही अपने जीवन की व्यवस्थाओं में आप लोग सुधार कर लो। मतलब क्या है भैया, तो आप कह सकते हो कि आप कौन से देश के समूह, तो आपके आसियान। आसियान का जो जीवन है वो कैसा भैया, तो आपके यहाँ टकराव रहित है, मतलब टकराव रहित रहना, या आप कह सकते हो भैया कैसे, तो आपके यहाँ सौहार्दपूर्ण रहना, सौहार्दपूर्ण रहना, या आपके यहाँ क्या है भैया कि आपके यहाँ सीमा सुरक्षा को बरकरार रखना, सीमा सुरक्षा को बनाए रखना, या अंतरराष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखना, यही नीतियां क्या है भैया, तो इन नीतियों को हम लोग कहते हैं आसियान नीति। कौन सी नीति कहलाती है, आसियान नीति। मतलब इन्होंने विश्व पटल पे एक एग्जाम्पल पेश किया है आसियान देशों ने कि भैया आपको क्या काम करना है, या विश्व के सभी देशों को मिल करके हमारी तरह ही काम करना है कि भैया अगर पड़ोसी हैं तो पड़ोसी की तरह आप रहिए, पड़ोसी का डेवलपमेंट कीजिए, और पड़ोसी अगर आप खुशी रहेगा तो आप भी खुशी रहेंगे। यही आपकी कौन सी शैली कहलाती है, तो ये आपकी शैली कहलाती है आसियान शैली। इसके बाद आपके और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आसियान और भारत के बीच बहुत गहरे संबंध हैं, और उन गहरे संबंधों का एग्जाम्पल जो आपके यहाँ दिखाई देता है वो आपके यहाँ दिखाई देता है कब से, तो 1991 में आपको बताया लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी, और उसी के एक साल के बाद कब भैया, 1992 में
भारत ने पहला अपना क्षेत्रीय संवाद शुरू किया किसके साथ में भैया? तो आपके आसियान के साथ। किसके साथ? आसियान के साथ। आसियान के साथ भारत ने क्षेत्रीय संवाद प्रारंभ किया। क्षेत्रीय संवाद प्रारंभ किया मतलब भैया कि हम लोग अपने क्षेत्रीय स्तर पे हम लोग एक वार्ता करेंगे भैया, हमें आपके साथ में मिलके किस प्रकार से काम करने हैं, किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को अंजाम देना है, किस प्रकार से अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो वही आपके यहाँ क्या था? क्षेत्रीय संवाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यही वाला, भैया भारत ने अपना क्षेत्रीय संवाद कब से शुरू किया, या भारत के साथ में किसके संबंध? तो आप कह सकते हो भैया कि भारत व आसियान के बीच नजदीकियां। तो भारत व आसियान के बीच संबंध या आसियान के बीच नजदीकियां जो आपकी बढ़ी थी, वो कब से बढ़ी थी? तो आपके यहाँ वो बढ़ी थी भैया कब से? तो बढ़ी थी आपके यहाँ 1992 से। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या क्वेश्चन? इसके बाद 1992 के बाद आपको एक याद रखना है 1995 का दशक। और 1995 के दशक में क्या हुआ? जो भारत यहाँ पे क्षेत्रीय संवाद का लिए पहला प्रयास कर रहा था, वहीं पे 1995 आते आते भारत इसका पूर्ण भागीदार बन गया। मतलब इसके लिए भैया कि निरंतर अब हम लोग बैठक करेंगे या निरंतर हम लोग इसके लिए संवाद करेंगे। तो आप कह सकते हो भैया कि आसियान का पूर्ण क्षेत्रीय संवाद का भागीदार बन गया, भागीदार बना। कब बना? तो आपके 1995 में। कौन सा देश? तो आपका भारत देश बना। ये दूसरा पॉइंट होता है। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा था भैया? इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके पूछा जाता है, वह क्वेश्चन पूछा जाता है सन 2002 से। 2002 में क्या हुआ भैया? तो 2002 में आसियान और भारत के आसियान का सदस्य है? तो आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के साथ में आपके क्षेत्रीय संवाद होते हैं। जब भी इनकी बैठकें होती है भारत उसमें जरूर बुलाया जाता है। अब भारत में उसमें क्या हुआ भैया 2002 में कि भारत व आसियान के बीच किसका आयोजन किया जाने लगा भैया? तो शिखर सम्मेलन किया जाने लगा। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। ठीक भैया, तो भारत और आसियान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन कब से होने लगे? तो आपके यहाँ वो होने लगा था 2002 से। अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है सन 2009 में। 2009 में क्या हुआ भैया? तो आसियान और इंडिया के बीच, किसके बीच? तो भारत व आसियान के बीच, भारत व आसियान, भारत व आसियान के बीच क्या हुआ भैया? एफटीए पे हस्ताक्षर हो गए। क्या हो गया दोस्तों? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, या जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में मुक्त व्यापार समझौता हो गया कि भैया काफ़ी सारी चीज़ों पे टैक्स फ्री कर दिया गया कि भैया फ्री में टैक्स फ्री करके आप लोग व्यापार कर सकते हो। ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों पे ये चीज़ें आपकी लागू हो गई। किसके साथ? तो भारत और आसियान के साथ। तो ये काफ़ी सारे आपको एग्जैक्ट डेट आपको याद करनी पड़ेगी। पहले 1992 इसका पहला क्षेत्रीय संवाद के लिए भारत शामिल हुआ आसियान में। परमानेंट कब हुआ? तो 1995 में। 2002 में क्या हुआ? भारत और आसियान के बीच कैसा भैया? तो आपका वार्षिक शिखर सम्मेलन किया जाने लगा। कैसा? तो प्रत्येक वर्ष। 2009 में भारत व आसियान के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर या मुक्त व्यापार समझौता किया गया कि भैया अब हम लोग मिलकर क्या करेंगे? हम लोग मिलकर के अब फ्री में या मुफ्त में व्यापार कर सकेंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ जो पूछा था, वह आप यहाँ क्या पूछा जाता है दोस्तों? तो वह आपके यहाँ पूछा जाता है इसके फ्लैग से। किससे दोस्तों? तो इसके फ्लैग से। तो यह है इसका झंडा। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको भैया, ये है इसका फ्लैग। किसका? आसियान का फ्लैग। अब आसियान के फ्लैग में आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी। ये यहाँ पे आपको कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। ठीक भैया, ये आपकी संरचनाएं कितनी है ये? तो ये आपके यहाँ 10 लाइन आपको दिख रही होगी। पीली लाइन जो आपको दिख रही है ये आपको 10 लाइन देखिएगा। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आपकी 10 लाइन दिखे, चूंकि अभी तक इसमें कितने देश थे? 10 देश थे। तो इनकी फ्लैग में भैया जो आपको 10 लाइन दिखती है, 10 लाइन है क्या चीज? या फ्लैग में जो आपको पीली रंग की जो संरचना दिख रही है, ये आपकी संरचना है कौन सी? तो ये संरचना अभी क्या है भैया? तो ये संरचनाएं जो आपको दिख रही हैं, ये आपकी धान की बालियां हैं। किसकी हैं भैया? तो ये आपकी धान की बालियां हैं। किसकी बाली हैं? तो आपकी धान की बालियां हैं, धान की बालियां है। और धान की बालियां जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं भैया, धान की बालियां, इसका मतलब क्या है कि भैया हमारी धान जो आपके धान के बीज होते हैं, धान की जो बालियां होती हैं, एक बाली में हमारे पूरे धान उसी में क्या होते हैं भैया? गुच्छे हुए होते हैं। तो इसलिए ये आपके यहाँ एक संदेश देना चाहता है भैया कि जिस प्रकार धान की बालियों में सभी धान एक साथ में जुड़ करके एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही ये सारे देश मिल करके, आसियान के समूह मिल करके एक समूह का निर्माण या एक ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं जिसमें आपकी फूट आ नहीं सकती। मतलब सारे लोग मिल करके आपके किसमें भैया? तो सारे लोग मिल करके आपके यहाँ किन क्षेत्रों में? तो आपके आर्थिक क्षेत्रों में, आपके यहाँ किन क्षेत्रों में? सामाजिक क्षेत्रों में व सांस्कृतिक क्षेत्रों में, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में। और तीसरा आपके यहाँ किन क्षेत्रों में भैया? तो आपके यहाँ सुरक्षा के क्षेत्रों में काम करेंगे। किनके क्षेत्रों में भैया? तो आपके सुरक्षा के क्षेत्रों में सारे देश मिलकर के आपके निरंतर कार्य करते रहेंगे। ये आपके यहाँ क्या है? तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है भैया कि ये जो आपके यहाँ सिंबल दिखाई देता है येलो रंग का, इनके फ्लैग पे क्या है? तो ये आपकी धान की बालियां हैं। ठीक भैया, तो आपके यहाँ क्या है? तो यह है आपके यहाँ धान की बालियां, धान की बालियां हैं जो किसका संदेश देती हैं दोस्तों? तो आप कह सकते हो कि आपके यहाँ एकता का संदेश देती हैं, या आप कह सकते हो किसका संदेश देती हैं? तो आपके यहाँ एकजुटता का संदेश देती हैं। किसका संदेश? एकजुटता का संदेश देती हैं कि समस्त देशों को मिल करके एक साथ में हमारे आर्थिक संबंध, हमारे सामाजिक संबंध, हमारे सांस्कृतिक संबंध और हमारे सुरक्षात्मक संबंधों के बारे में हमें सोचना चाहिए, या हमें बिना विवाद के हमें कार्य करना चाहिए। और इंडिया के साथ में भी इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। और यही था कि भैया कि आप लोग देखे होंगे 2018 के हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में या गणतंत्र दिवस पे आसियान देशों के 10 के 10 राष्ट्राध्यक्षों को मोदी जी के द्वारा बुलाया गया था भारत में। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? एक दोस्तों यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वह आपके यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपके यहाँ भैया आसियान के स्तंभ कितने हैं? आसियान के स्तंभ का मतलब है कि आपका आसियान जो होता है वह कितने क्षेत्रों में सर्वाधिक जोर देता है कार्य करने के लिए। तो कितने होते हैं दोस्तों? तो आपके 3 होते हैं। आसियान के कितने स्तंभ हैं? तो आसियान के 3 स्तंभ होते हैं, जो अभी आपको ऊपर बताए थे हम कौन कौन से। सबसे पहला स्तंभ इसका होता है भैया कौन सा? आर्थिक गतिविधियों का स्तंभ। दूसरा होता है कौन सा? तो दूसरा होता है आपका सामाजिक व सांस्कृतिक स्तंभ, सामाजिक व सांस्कृतिक स्तंभ। और तीसरा हमारे यहाँ होता है किसका स्तंभ भैया? तो हमारे यहाँ सुरक्षा का स्तंभ। किसका स्तंभ होता है? तो हमारे यहाँ होता है सुरक्षा का स्तंभ। ये रहा दोस्तों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ आसियान से नहीं पूछे जाएंगे। तो एक बार हम लोग तेजी में रिकॉल करते हैं दोस्तों, क्या समय के बारे में। जैसे आते हम लोग अपने मेन पेज पे, यहाँ से ना, हाँ यहाँ से, ये आपका पहला पेज था, यहाँ से भैया स्थापना तो 8 अगस्त 1967 को हो गई थी। किस घोषणा पत्र पे? बैंकॉक घोषणा पत्र। संस्थापक देश 5 देश, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। बाद में 5 देश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया 10 हुए, और ये ब्रुनेई 10 हुआ, और पूर्वी तिमोर आपका 11वां शामिल हुआ कब? 2023 में। अगला क्वेश्चन, मुख्यालय भैया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बना। अध्यक्ष कौन बने? तो आप एक काओ किम होर्न बना। 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आपका लाओस देश कर रहा है। प्रमुख कार्य आर्थिक विकास करना, गरीबी को दूर करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, और अपने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, खासकर किसके लिए? तो चाइना को काउंटर करने के लिए। अगला क्या है भैया कि 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, सोवियत संघ आपका टूटा, और सोवियत संघ टूटने के बाद और भी देशों की स्थितियां खराब हुई, और खासकर इंडिया की भी खराब हुई, और इंडिया में वित्तीय आपात जैसे हालात बने। उसमें प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह।
और ये लोग IMF से लोन लिए, IMF से कर्ज लिए और IMF ने इनको 3 व्यवस्थाएं दी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ठीक है, और इसी वैश्वीकरण को मद्देनजर, उदारीकरण को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने आपके यहाँ किसके साथ, तो आसियान के साथ, पूर्व देशों के साथ में कौन सी पॉलिसी अपनाई, तो लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई या पूर्व की ओर देखो नीति आपके यहाँ अपनाई। ठीक है दोस्तों, कब, 1991 में। अगला क्वेश्चन क्या था कि आप आसियान शैली क्या है भैया, तो टकराव रहित, सौहार्दपूर्व, सीमा सुरक्षा को बनाए रखना। कौन सा देश बनाए रखा है ऐसा, तो आपका आसियान। और इसने कहा है भैया ऐसी नीतियों को आप अपनाइए और यही नीति हमारी कौन सी आसियान शैली है। 1992 में आसियान के साथ भारत ने क्षेत्रीय संवाद प्रारंभ किया और यही आपके यहाँ अगर संबंध कभी पूछेगा भारत के संबंध कब से जुड़े हैं तो 1992 से ही आपको बताना है। 1995 में क्या हुआ, आसियान का पूर्ण क्षेत्रीय संवाद भागीदार बन गया भारत की, हमेशा आपके यहाँ निरंतर आपके यहाँ क्षेत्रीय संवाद हमारे आपके साथ होंगे। 2002 में क्या हुआ, भारत व आसियान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होने लगा, प्रत्येक वर्ष अब आपके आयोजन होते हैं। 2009 में क्या हुआ भैया, तो भारत व आसियान के बीच FTA पर हस्ताक्षर हुए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिसे क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। अगला क्या था कि भैया इसका जो फ्लैग है, धान की बालियां बनी हुई कितनी है, तो आपके यहाँ 10 पीली आपको बालियां दिखाई दे, 10 देश थे आपके। एकता एकजुटता का संदेश देती है कि भैया जिस प्रकार धान की बालियां जुड़ी हुई होती हैं अपने मेन आपके यहाँ कह सकते हो तने से या टहनी से, उसी प्रकार से हम सब देशों को मिल करके एक साथ रहना है। आसियान के 3 स्तंभ हैं, कौन कौन, आर्थिक स्तंभ, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तंभ और आपका सुरक्षात्मक स्तंभ, और ये रहा आपके आसियान का फ्लैग। ठीक दोस्तों, तो ये रहे हमारे आज के लेक्चर और इसकी जो आपको PDF फाइल है भैया, वो PDF फाइल आपको हमारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से निरंतर वीडियो मिलती रहें और आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ाई करते रहिएगा भैया और अपने सपनों को साकार करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।